लेट्स माइक बयानबाजी। केंद्र सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार लद्दाख जैसे बर्फीले क्षेत्र में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से और देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 से की जाएगी। इस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सरकार को घेरते हुए लिखा कि ये कोई अजूबे वाला काम नहीं किया गया है। जनगणना हर 10 साल में की जाती है। ये काम तो इस बार बहुत देरी से किया जा रहा है। संविधान के अनुसार जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। सुप्रिया ने अपने एक्स पर लिखा कि सरकार ने अधिसूचना में जाति जनगणना का जिक्र नहीं किया, जबकि गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 16वीं जनगणना और जातीय जनगणना के लिए आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। यह आजादी के बाद पहली बार है कि जनगणना में जाति आधारित आंकड़े शामिल किए जाएंगे और इसके लिए प्रश्नावली में एक नया कॉलम जोड़ा जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि इसमें जाति जनगणना का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 30 अप्रैल को सरकार ने कहा था कि जाति जनगणना होगी। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग विश्वास करने के लायक नहीं हैं। एक बात यह भी सच है कि बीजेपी और आरएसएस वस्तुतः तो जाति जनगणना के खिलाफ ही हैं। ये दलित, पिछड़े, आदिवासियों के सामाजिक न्याय मिलने से हमेशा से असहज रहे हैं। 1949 में ये संविधान की प्रतियां और बाबा साहब की तस्वीरें जलाते थे। इनके बड़े नेता सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान और बाबा साहब को लगातार भला बुरा कहते थे। आरएसएस ने प्रस्ताव पारित कर जातिगत जनगणना का विरोध किया था। आरएसएस शुरू से ही पिछड़ों और दलितों के खिलाफ रही है। 100 साल में आरएसएस का एक भी अध्यक्ष दलित या पिछड़े वर्ग से नहीं हुआ है। 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से भाजपा ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार करने के नाम पर समर्थन वापस लिया। 1994 से 2000 के बीच तत्कालीन संघ प्रमुख राजेंद्र सिंह ने लगातार आरक्षण हटाने की मांग की। 2010 में जब कांग्रेस ने सदन में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव रखा तो बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने उसका पुरजोर विरोध किया था। सितंबर 2015 में आरएसएस के मुखपत्रों पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए एक इंटरव्यू में खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा किए जाने की मांग के साथ ही आरक्षण का विरोध किया था। 2017 में आरएसएस के तत्कालीन प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण जारी रखने का विरोध किया था। जुलाई 2021 में सांसद रक्षा खंडसे के सदन में पूछे गए प्रश्न पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि सरकार का जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। सितंबर 2021 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि वे जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, वो इसके खिलाफ हैं। अप्रैल 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले अर्बन नक्सल हैं। वो पहले ही जाति को नकार कर सिर्फ 4 जातियों की बात कर रहे थे। पूरे चुनाव में उनके तमाम बड़े नेता संविधान बदलने का दंभ भर रहे थे। खुद योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जातिगत जनगणना की अपनी मांग पर टिके रहे और अंत में इस सरकार को नाक रगड़कर जातिगत जनगणना के लिए मजबूर कर दिया। इस अधिसूचना में जाति जनगणना का शब्द नहीं आना संशय पैदा करता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, राहुल गांधी आपसे जातिगत आरक्षण करा के ही मानेंगे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और मैंने चुनाव पूर्व सहयोगी के तौर पर अपना वादा निभाया है। मैं राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा हूं और उनके साथ खड़ा रहूंगा। खूप जाण म्हणतात की 2017 जेन्ना हांवें काँग्रेसीक सपोर्ट केलो ना, कॉमन एनिमी बीजेपी आशिल्ली, तो बीजेपीच्याच सायडीन गेलो म्हळ्यार तो यू टर्न केलो। सो तें हांवें केलें आनी ताज्या खातीर ख्यास्त भोगची म्हणून काँग्रेसी कडेन हांवें नाक दामून तोंड उगडें करून एलायन्स केलें आनीक राहुल गांधीक मेळून हात वयर काडलो आनी अशें उतर दिलें थंय की तुमचे बरोबर हांव 27 मेरेन रावतलो। थंय रिजल्टान बीजेपी 20 निवडून आयिल्ले, हांव एकलो आमदार आशिल्लो। थंयच 21 तांचे जावंक शकताले आयची परिस्थिती पळोवंक गेली जाल्यार। हांव काँग्रेसी बरोबर रावलो तेन्ना खूबदां म्हाका दिगंबर कामतीन फोन केला की अरे खंय आहा, आवाज आहा की तूं बीजेपीन गेलो, हें तें अशें खूबदां केला ताणें म्हाका तेन्ना, आनी आमी वी वर अलायज, वी वर गूड फ्रेंड्स ऑल्सो। सो द पॉयंट इज आय डीड नॉट गो एंड आय टोल्ड देम की हांव वचचो ना, हांव तुमचे बरोबर रावतलो।
प्री पोल एलाय म्हणून हांवें अनावन्स केल्लें तें हांवें उतराक हांव सेर्त हें हांवें दाखोवन दिवपाचेंय म्हाका आहा आनी प्री पोल एलाय आज म्हणून हांव विश्वास तांचे बरोबर आसा आसा. काँग्रेसीचेर? विश्वास म्हळ्यार पळय विश्वास कोणाचेर आसप. कांग्रेस बहुत जल्द पूरे देश में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी. इसके लिए एआईसीसी के पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं. इस पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पदाधिकारी चयन करने के लिए जो मापदंड खड़गे जी और राहुल जी ने तय किए हैं उसका पूरी तरह पालन होना चाहिए. अभी दूसरी पार्टी से आया हो तो उसका चयन नहीं होना चाहिए. सुनिए आगे क्या बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह. उनकी अहर्ताएं तय की हैं कि वो किस प्रकार का चयनित व्यक्ति होना चाहिए. जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया का पालन पूरा होना चाहिए. एक दूसरा, मेरा ये उस क्राइटेरिया में एक और सुझाव है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो दूसरी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में अभी कुछ दिनों पहले आया हो. तीसरा मेरा ये भी है कि जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं उनको स्वमेव परिवर्तन के लायक मानना चाहिए. मैं अपनी तरफ से किसी का नाम नहीं दे रहा हूँ. मेरे पास चारों तरफ से आ रहे हैं कि मैं उनकी पैरवी किसी पर्यवेक्षक के सामने करूं. मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इसमें पार्टी नहीं बनूंगा. मेरी एक ही प्रार्थना है सभी से, अगर वो किसी भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो जो क्राइटेरिया क्या है पर्यवेक्षक से पूछ लीजिए और उस क्राइटेरिया के अनुसार होना चाहिए. केंद्र में राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह ने तिजारा के बीजेपी एमएलए बाबा बालकनाथ को एक सभा में कहा कि बाबा, अब आप चुनाव जीत गए हैं, अब आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके बाद सभा में मौजूद पदाधिकारी और जनता ने हंसकर ताली बजाना शुरू कर दिया. घरों ने मिल करके राजस्थान से जो गंदा पानी आता है उसको रोक दिया. स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये एमएलए साहब बन गए तिजारा से. जो बांध लगाया था हमने वो तोड़ दिया इन्होंने. मतलब राजस्थान का गंदा पानी हमारे आने लग रहा है या इसकी संभावना है. भाई घर अपना खुद महफूज करो. आप स्वामी जी आप जीत गए तिजारा से, लेकिन हम जब यहां पे बांध रोकने की, पानी रोकने की लगाएंगे, हम आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमारी पब्लिक को इत्तला चाहिए. एक प्रेस वार्ता के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं. तेजस्वी ने आगे कहा कि आप चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए. टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं. ट्रांसफर पोस्टिंग जो चढ़ावा देता है उसको मन में जो होता है, जो जहां पोस्टिंग का उसको वो मिलता है. राजस्थानी ट्वीट एक एक्स प्लेटफॉर्म है. उसने अपने अकाउंट पेज पर जोगाराम पटेल का एक वीडियो शेयर किया है. उसमें उसने लिखा कि भाजपा में सक्षम स्तर तलाशने का संघर्ष कर रहे राजेंद्र राठौड़ सरकार के स्पष्ट रुख और समय जानने के लिए कानून मंत्री जोगाराम पटेल से संपर्क कर सकते हैं. मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जब मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है, जुडिशियल सब कोर्ट के नॉलेज में है, तब उसमें इससे अधिक कमेंट्स नहीं कर सकते कि न्यायालय की आदेश की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी. आरएस परीक्षा स्थगित पोस्टपोन कराने को लेकर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है. सरकार में रुख स्पष्ट है, परीक्षाएं समय पर हो रही है. इतना ही कहने की आवश्यकता है, इतना ही बताने की आवश्यकता है. धन्यवाद. इसके साथ ही राजस्थानी ट्वीट ने राजेंद्र राठौड़ का भी एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि अब भी समय पर निर्णय करेंगे, इतना कंफ्यूजन क्यों है.
आरएस भर्ती के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सक्षम जगह पर सारी बात को पहुंचाया है। विद्यार्थियों के हित के लिए वो भी चिंतित है और मैं समझता हूं कि अभी आपने देखा होगा आरपीएससी में नए आरपीएससी के चेयरमैन आए हैं, वो समय पर उसको निर्णय करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने एक जनसभा में बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो रवैया आज बीजेपी अपना रही है वही रवैया हम भी अपनाएंगे। ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा। तो बरैया जी, मैं आपसे वादा करता हूं 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो रवैया वो अपनाएंगे वही रवैया हम अपनाएंगे, उसमें कोई चूक नहीं रहेगी। मैं बहुत पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। यदि वो कांटा बोएंगे तो हम भी कांटा ही बोएंगे, दूसरी चीज नहीं बोएंगे। गुलाब गुलाब की बात छोड़ दो आप। पूरे चुनाव पीयूष बघेल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस और क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद के बीच मुठभेड़ चल रही थी। दोनों तरफ से तड़ातड़ गोलियां दागी जा रही थीं। आजाद का एक साथी गोलियों की बौछार के बीच पीछे से बच निकला। आजाद घिर गए और अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखकर गोली मार ली। पुलिस उनके शव तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। डर था कि कहीं जान बाकी हुई तो आजाद एक दो को और निपटा कर ही दम लेंगे। पुलिस ने जब शव की तलाशी ली तो उनकी जेब से 500 रुपए के नोट मिले। ये नोट कहां से आए थे किसी को नहीं पता था। असल में ये नोट उस आर्थिक सहायता का हिस्सा थे जो 2-3 दिन पहले पंडित नेहरू ने क्रांतिकारियों के लिए भिजवाई थी। चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी क्रांतिकारी और हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार यशपाल ने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन में इस घटना का वर्णन किया है। यशपाल बताते हैं कि पंडित नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू क्रांतिकारियों की अक्सर आर्थिक मदद करते रहते थे। उनकी मौत के बाद उनके पुत्र जवाहरलाल भी यही काम करते थे। इन्हीं रिश्तों के बीच चंद्रशेखर आजाद एक दिन आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल से मिलने पहुंचे। आजाद ये जानना चाहते थे कि इरविन के साथ होने वाले समझौते से क्या क्रांतिकारियों पर चल रहे मुकदमे वापस हो सकेंगे, फरारी काट रहे क्रांतिकारी सार्वजनिक जीवन में आ सकें और जेल में बंद क्रांतिकारी रिहा हो सकेंगे। नेहरू जी, जो खुद इरविन समझौते को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे, उन्होंने आजाद से कहा कि इसकी संभावना बहुत कम है। असल में सरकार की निगाह में तो ये देशभक्त क्रांतिकारी न होकर जघन्य अपराधी थे। इस बातचीत के बाद आजाद वापस चले आए। इस मुलाकात का जिक्र नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। लेकिन इसके 1-2 दिन बाद आजाद ने यशपाल को नेहरू जी से मिलने भेजा। यशपाल ने आनंद भवन के बगीचे में टहलते हुए ही नेहरू जी से लंबी बातचीत की। यशपाल ने उनसे कहा कि वे और कुछ क्रांतिकारी सोवियत संघ जाना चाहते हैं ताकि वहां की व्यवस्था और क्रांति के बारे में और ज्यादा जान सकें। वे चाहते थे कि नेहरू जी इसके लिए आर्थिक सहायता कर दें। ये वही समय था जब पंडित नेहरू खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। बाप बेटे दोनों ने ही कब की वकालत छोड़ दी थी और पुरानी जमा पूंजी से काम चला रहे थे। इस पुरानी जायदाद के कुछ हिस्सों को समय समय पर पुलिस जब्त कर लेती थी। लेकिन नेहरू ने पूछा कि कितने पैसे चाहिए। यशपाल ने कहा कोई 5000 रुपए। नेहरू जी ने कहा ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। इसके 2-3 दिन बाद एक विश्वस्त व्यक्ति के हाथ से पंडित जी ने 1500 रुपए की पहली किश्त यशपाल को भिजवा दी। गजब की बात यह है कि पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में आजाद से उस मुलाकात का जिक्र तो किया जिसमें कोई मदद नहीं कर सके, लेकिन आर्थिक सहायता देने की बात अपने मुंह से नहीं कही। यही तो उस जमाने की रवादारी थी, वही तो नेहरू का बड़प्पन था। आपको बता दें कि पीयूष बघेल पिछले 1.5 दशक से राजनीतिक विश्लेषक और ग्रामीण भारत की अनकही कहानियों को राष्ट्रीय पटल पर व्यक्त करते हैं। बयानबाजी में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।